गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज पूनम माइती, डिग्री कॉलेज मंझगांव कुमारडोंग। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर CC11 में थेराप्यूटिक इंटरवेंशन के अंतर्गत यूनिट सेकंड में साइकोएनालिटिक अप्रोच या साइकोएनालिटिक थेरेपी के बारे में बताने जा रही हूँ। साइकोएनालिटिक थेरेपी के अंतर्गत यहाँ पर 3 चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है स्टेजेस और तीसरा है इवैल्यूएशन। हम लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं। साइकोथेरेपी के इतिहास में फ्रायड पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानसिक रूप से ग्रसित लोगों के उपचार में कई प्रकार के साइकोलॉजिकल मेथड्स का वैज्ञानिक प्रयोग किया। फ्रायड, जिनका पूरा नाम सिगमंड श्लोमो फ्रायड था, इनका जन्म 6 मई 1856 को हुई थी और मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुई थी। इनकी शिक्षा वियना यूनिवर्सिटी से हुई और ये ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी थे और इनके द्वारा प्रतिपादित विधि को साइकोएनालिटिक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी, डायरेक्टिव थेरेपी, डेप्थ थेरेपी, एक्टिव थेरेपी एंड इंसाइट थेरेपी। स्टूडेंट्स, इन सारे नामों को आप लोग याद कर लें क्योंकि ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेजेस पर। साइकोएनालिटिक थेरेपी को कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिनमें निम्नांकित चरण प्रमुख है। पहला है स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस, stage of interpretation of dream, interpretation of everyday life, पांचवा स्टेज है स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस। छठा स्टेज है स्टेज ऑफ रिडक्शन। और अंतिम स्टेज है स्टेज ऑफ टर्मिनेशन। अब हम एक एक करके सबकी व्याख्या करते जाएंगे। पहला है स्टेज ऑफ फ्री एसोसिएशन, अर्थात स्वतंत्र सहचर्य की अवस्था। इस अवस्था में रोगी को एक आरामदायक चेयर पर लिटा दिया जाता है और उसके साथ चिकित्सक साधारण ढंग से बातचीत करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर लेता है। और यहाँ पर चिकित्सक रोगी को यह सलाह देता है कि उनके मन में जो भी विचार आए उससे वह कहता जाए, चाहे वे विचार नैतिक हो, अनैतिक हो, सार्थक हो या निरर्थक हो। तो ऐसा करने पर रोगी अपने सारी बातों को चिकित्सक से कहता जाता है और इस प्रकार चिकित्सक रोगी के अचेतन संघर्षों एवं द्वंद्वों को स्वतंत्र सहचर्य के माध्यम से चेतन मन में लाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात प्रतिरोध की अवस्था। इस अवस्था में रोगी कुछ बातों को छिपाने का प्रयास करता है, अर्थात कुछ बातें ऐसी होती जो अनैतिक होती है और वह चिकित्सक को कहने से संकोच का अनुभव करता है। जब चिकित्सक को यह पता चलता है कि रोगी कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात प्रतिरोध की अवस्था घटित हो गई है, तो ऐसी अवस्था में चिकित्सक रोगी के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि उनकी सारी बातों को गुप्त रखा जाएगा। तो ऐसी अवस्था में रोगी को चिकित्सक पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और यहाँ पर
प्रतिरोध की अवस्था समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ड्रीम एनालिसिस अर्थात स्वप्न विश्लेषण की अवस्था। फ्रायड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न में अपने अचेतन की दमित इच्छाओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर चिकित्सक रोगी के प्रत्येक स्वप्न का विश्लेषण करके उसके अचेतन संघर्षों एवं चिंताओं के बारे में पता लगाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि रोगी को भी अपने मानसिक संघर्षों, द्वंद्वों एवं संवेगों के बारे में जानकारी हो पाती है और इस तरह वह रोगमुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ अर्थात दैनिक जीवन की भूलों का विश्लेषण। इस संबंध में फ्रायड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में दैनिक जीवन में होने वाली भूलों का विश्लेषण किया है। जैसे कि लिखने की भूलें, बोलने की भूलें तथा वस्तुओं को गलत जगह पर रखने की भूलें इत्यादि जैसे व्यवहारों का विश्लेषण करके चिकित्सक रोगी के अचेतन संघर्षों एवं मानसिक द्वंद्वों के बारे में पता लगा पाता है और इस तरह चिकित्सक को उपचार में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ ट्रांसफरेंस अर्थात अंतरण की अवस्था। यहाँ पर ट्रांसफरेंस का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रोगी की संवेग तथा भावात्मक मनोवृत्ति किसी वस्तु या व्यक्ति से हटकर चिकित्सक की ओर विस्थापित हो जाती है। यह भी 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, नेगेटिव ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस जिसमें रोगी अपने दुखद मनोवृत्ति का विस्थापन चिकित्सक की ओर कर देता है। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में रोगी अपने सुखद मनोवृत्ति का विस्थापन चिकित्सक की ओर कर देता है और नेगेटिव ट्रांसफरेंस में रोगी अपने दुखद मनोवृत्ति का विस्थापन चिकित्सक की ओर कर देता है। और काउंटर ट्रांसफरेंस में रोगी चिकित्सक के प्रति प्रेम, स्नेह एवं संवेगात्मक लगाव का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ रिडक्शन अर्थात पुनर्शिक्षा की अवस्था। इस अवस्था में चिकित्सक रोगी में सूझ विकसित करता है तथा उसकी ईगो कितना स्ट्रांग बना देता है कि रोगी अपने लक्षणों को समझ पाता है एवं अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है 7वां स्टेजेस जो कि अंतिम अवस्था है, स्टेज ऑफ टर्मिनेशन अर्थात समापन की अवस्था। इस अवस्था में चूंकि रोगी में सूझ विकसित हो जाता है और वह रोगमुक्त हो जाता है, अतः यहाँ पर चिकित्सक धीरे धीरे रोगी के साथ संबंध विच्छेद करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यहाँ साइकोनाटिक थेरेपी के कई अवस्थाएं हैं। अब हम लोग आते हैं इवैल्यूएशन पर। इसके अंतर्गत गुण दोषों की व्याख्या की जाएगी। साइकोनाटिक थेरेपी का पहला गुण यह है कि यह विधि एक अर्थात इस विधि को प्रथम वैज्ञानिक विधि होने का श्रेय हासिल है। सेकंड है कि इस विधि में
रोगी का उपचार काफी गहराई के साथ किया जाता है, इसलिए इसे गहनता चिकित्सा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है साइकोनाइटिक थेरेपी को सूझ चिकित्सा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोगी में सूझ विकसित हो जाता है और रोगी को अपने लक्षणों के कारणों के बारे में पता चल जाता है और वह अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाता है। और अब हम लोग आते हैं इसके दोष पर। इस थेरेपी की कई दोष भी हैं, जिनमें पहला यह है कि इस थेरेपी में समय, मुद्रा एवं श्रम अधिक खर्च होता है। और दूसरा दोष यह है कि इस विधि का क्षेत्र काफी सीमित है, क्योंकि यह बूढ़े तथा बच्चों के लिए अनुपयुक्त है। इस प्रकार इन दोषों के बावजूद भी यह विधि काफी उपयोगी विधि है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस विधि का क्षेत्र काफी सीमित है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।